अपने पढ़ रहे थे मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से। सबसे पहला संविधान यूएसए के था, अमेरिका का। अमेरिका के संविधान से अपने मूल अधिकार ग्रहण किए हैं। यूएसए के संविधान से मूल अधिकारों को ग्रहण किया और कहाँ रख दिया? अपने भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, है ना। मूल अधिकार पढ़ रहे हैं अपने, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो इसकी बेसिक जानकारी तो अपने पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत और है इसकी, कुछ बातें और कर लेते हैं। कहाँ से लिए गए? ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और भारत के संविधान में, अपने संविधान में कहाँ पर है? ये भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है। अब देखो इसमें, जब शुरू में जब मूल अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया था, तब कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे। अपने वर्तमान में कितने पढ़ते हैं? 6 ही पढ़ते हैं ना, लेकिन पहले कितने थे? पहले 7 थे। हुआ क्या था देखो, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। तो इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार, है ना। पहले 7 थे, तो 7 में ये शामिल था अनुच्छेद 31, जिसमें लिखा था संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकारों में था पहले। तो इस संशोधन के तहत क्या किया? इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। क्या कर दिया? मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। क्या इसको समाप्त कर दिया? समाप्त नहीं किया, बल्कि इसको मूल अधिकारों की श्रेणी, यानी जो अपने मौलिक अधिकार थे उनमें से इसको हटाकर क्या किया? इसको ले गए भाग 12 में। कहाँ ले गए? भाग 12 में। पहले किस में थे? ये भाग 3 में। पहले कहाँ थे? भाग 3 में। और संशोधन के तहत कहाँ ले गए इसको? भाग 12 में। 12 में ले जाकर क्या किया? एक नया अनुच्छेद जोड़ा। क्या किया? एक नया अनुच्छेद। कौन सा था? 300 कै या 300 ए। जब संशोधन के तहत नया अनुच्छेद जोड़ते हैं ना, तो इसमें देखो, एक तो अगर ये ऐसे ब्रैकेट में लिखा है तो ये बड़ा ब्रैकेट है, और अगर ये अंग्रेजी के जो अपने अक्षर है इनमें लिखा है तो जो बड़ा ए है वो है संशोधन का। संशोधन के तहत जो नया अनुच्छेद जोड़ा तो उसमें क्या है? बड़ा ए या बी लिखा जाता है, और ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, बाकी सारों में छोटा ब्रैकेट है। तो ये ध्यान रखना है। क्या किया देखो, भाग 3 में थे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। शुरू में कितने थे? 7 थे। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 को। तो इसमें क्या किया? अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया और कहाँ ले गए उसको? भाग 12 में शामिल कर दिया, एक नया अनुच्छेद 300 कै जोड़कर। यहाँ पर देखो नया अनुच्छेद बन गया नहीं, ये भाग 12 में चला गया, लेकिन मूल अधिकार किस में है? भाग 3 में है। तो भाग 12 में मूल अधिकार तो नहीं है, तो इसको संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया?
विधिक या कानूनी अधिकार घोषित कर दिया। क्या कर दिया? विधिक या कानूनी अधिकार घोषित कर दिया। किस अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को। क्यों किया? क्योंकि लोग संपत्ति पर अपना अधिकार जताने लग गए थे। हाँ, मौलिक अधिकार तो जताएंगे ना, वो तो मानेंगे भी अधिकार है अपना, संपत्ति चाहे कितनी इकट्ठी कर सकते हैं। जब संपत्ति एक जगह पे इकट्ठी होगी तो सारी अर्थव्यवस्था ही हाँ डगमगा गई, रुक गई। इसलिए इसको क्या किया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया। तो वर्तमान में कितने रह गए? देखो अपने जो पढ़ते हैं वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मूल अधिकार। पहले कितने थे? 7 थे। अब मैं पूछूं एक बात, क्या वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है? नहीं है, खत्म कर दिया। देखो इधर 7 मौलिक अधिकार थे। अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों अलग नहीं है क्या? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, अधिकार में मौलिक अधिकार भी है, विधिक अधिकार भी है, मानवाधिकार भी है, किसी प्रकार का कोई भी अधिकार हो सकता है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार ये है। देखो क्या इसको समाप्त किया है? नहीं किया ना। ये श्रेणी बदली इसकी। ये श्रेणी मूल अधिकार में थे, ये मूल अधिकारों से इसको बदलकर हटाकर कहाँ ले गए? इसको यहाँ ले गए भाग 12 में और कानूनी अधिकार घोषित कर दिया। अधिकार तो है ये, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। और मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6। अब एक बात और देखो इसमें, ये जो संपत्ति का अधिकार है जो 300 का है, क्या इसका उल्लंघन करने पर अपने कोर्ट में जा सकते हैं? मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर तो जा सकते हैं ना। तो क्या अपने जा सकते हैं क्या? या फिर ये देखो भी, जो अपने संपत्ति का अधिकार है, मूल अधिकार तो नहीं है, ये विधिक है ना, कानूनी अधिकार है, इसका उल्लंघन हो रहा है, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो? या फिर सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी कर सकता है? तो इसके तहत नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये मूल अधिकार है ही नहीं। और मूल अधिकारों का संरक्षण किसका? जो मूल अधिकार है उनका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट कब करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है ना। पढ़ेंगे, अपने रिट लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर ये क्या है? ये मूल अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी नहीं कर सकता और अपने कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये बात आगे समझ में कुछ खास नहीं है। देखो पहले 7 थे, 6 रह गए, एक संपत्ति का हटा दिया। कब हटाया? 1978 को संशोधन हुआ था, 44वां, है ना। तो इसको क्या कर दिया? इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार घोषित कर दिया। अब देखो और बात थोड़ी सी इसमें, मूल अधिकार जो है वो किसको मिलते हैं? मूल अधिकार किसको मिले हैं? व्यक्ति को मिले हैं ना। किसको मिले हैं? व्यक्ति को मिले हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार व्यक्ति को मिले हैं। किसके विरुद्ध मिले हैं? यानी कौन इसका उल्लंघन नहीं कर सकता? राज्य उल्लंघन नहीं कर सकता ना। तो ये व्यक्ति को जो मूल अधिकार मिले, ये किसके विरुद्ध मिले हैं? राज्य के विरुद्ध मिले हैं। किसके विरुद्ध मिले? राज्य के विरुद्ध मिले हैं। कुछ अधिकार ऐसे भी है, देखो, जो व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध मिले हैं।
मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध मिले, लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध मिले हैं। कई बार यह बात पूछी जाती है भी कौन कौन से अधिकार है जो व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध मिले हैं। और वैसे तो अपने पढ़ते ही है ना भी जो मूल अधिकार है वो कहाँ से मिले हैं, राज्य प्रदान करता है। और किसको किसको प्रदान करता है, व्यक्ति को, है ना, व्यक्ति को प्रदान करता, तो वो राज्य के विरुद्ध ही हो गए। लेकिन कुछ एक अधिकार ऐसे है जो किसको मिले हैं, व्यक्ति को मिले हैं, लेकिन व्यक्ति के विरुद्ध मिले हैं। देखो कौन कौन से हैं। ये चार है, देखो चार अनुच्छेद हैं वो लिखा रहा हूं मैं। उसमें है कुछ अधिकार जो व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध मिले हैं और बाकी सारे के सारे राज्य के विरुद्ध है। तो इसकी बात कर रहे हैं अपने, जो व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध मिले हैं। इसमें देखो एक तो अनुच्छेद 15 का 2, 15 का 2 अनुच्छेद 15। इसमें क्या देखो, इसमें लिखा है ना, किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति, है ना, किसी भी नागरिक के साथ धर्म जाति जन्म स्थान मूल वंश लिंग उद्भव निवास स्थान के आधार पर होटल है, दुकानें हैं और भोजनालय सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल हैं, वहाँ पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये 15 का 2 है जो व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध मिला है। जैसे कोई सी भी बात अपने भोजनालय की बात कर लें, होटल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर व्यक्ति को रोकने वाला कौन है, व्यक्ति है ना, तो अपने रोक नहीं सकते। सार्वजनिक स्थान सार्वजनिक मनोरंजन के जो स्थल है वहाँ पर जाने से भी उसको रोका नहीं जा सकता, प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये किसके विरुद्ध हो गए, कि ये राज्य के विरुद्ध है, ये व्यक्ति के विरुद्ध है, व्यक्ति को। और कौन सा है देखो, एक अनुच्छेद 17 है ना, अस्पृश्यता का अंत किया गया है इसमें। जिसे छुआछूत है, ये पहले बहुत ज़्यादा थी, तो व्यक्ति व्यक्ति से नफरत करता था, है ना, किसी का हाथ का पानी नहीं पीता था, किसी ने किसी बर्तन को छू दिया तो वो बोलेगा ये या ये नीची जाति का है, तो ये छुआछूती था। तो इसका अंत किया था अनुच्छेद 17 में। तो ये व्यक्ति व्यक्ति के विरुद्ध ही करता है। तो ये भी अधिकार किससे मिला है, व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध मिला है। और कौन सा देखो, एक है इसमें अनुच्छेद 23। कौन सा, 23 अनुच्छेद 23 आप पढ़ते हो ना, मानव तस्करी, है ना, मानवों का क्रय विक्रय, बेचना, उनको एक जगह से उठा के ले गए दूसरी जगह पे जाके बेच दिया, तो ये निषेध किया गया है, अपने मूल अधिकारों में है, ये आप बेच नहीं सकते, अपराध यही है और क्या है। तो ये भी व्यक्ति व्यक्ति के विरुद्ध ही करता है और अधिकार भी व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध ही मिला हुआ है ना, मानवों का क्रय विक्रय, खरीदना बेचना। और इसमें बेगार पर प्रतिबंध, बेगार 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 क्या होती है, जैसे आप कहीं पर काम करने जा रहे हो, है ना, किसी के पास काम करने के लिए मजदूरी करने के लिए गए, उसने सारा दिन आपसे काम करवा लिया और मजदूरी दी नहीं, वो बेगार ही है और क्या है, पैसे नहीं मिलते, मेहनताना नहीं मिलता, आपने मेहनत की है, उसका काम भी हुआ लेकिन पैसे नहीं मिले, या नाम मात्र के पैसे मिलते हैं, काम सारा दिन करवाते और पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं, तो ये बेगार ही है। तो ये बेगार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 23 के तहत है। और ये अमूल्य जो अधिकार है ये व्यक्ति को किसके विरुद्ध मिला है, राज्य के। करवाने वाला व्यक्ति है और करने वाला भी व्यक्ति है, तो व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध ही मिला है, तो ये भी शामिल है इसमें, यानी ये अधिकार भी क्या है, व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध है। और कौन सा देखो, अनुच्छेद 24 में क्या किया है, बाल श्रम का निषेध है ना, बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम, छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको
जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की खेलने की है, उनसे क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं। देखे होंगे होटल पर बहुत सारे मिल जाते हैं, है ना। तो ये बाल श्रम है जो वो क्या है, निषेध, ये भी व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध है। तो ये 4 है, 15 का 2, 17, 23 और 24 अनुच्छेद। ये 4 अनुच्छेद है जो अपने मूल अधिकार प्रदान करते हैं व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध। बाकी जितने भी बच गए वो सारे क्या है, व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध मिले हैं। ठीक है। अब थोड़ी सी बात इसमें एक और देख लो, अपने किसके बारे में पढ़ रहे हैं, व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो एक होता है नागरिक और एक होता है व्यक्ति, क्या दोनों एक ही होते हैं? मैं एक तरफ तो लिख रहा हूं नागरिक, क्या लिख रहा हूं, नागरिक, और एक तरफ लिख रहा हूं व्यक्ति। क्या बता सकते हो आप, नागरिक और व्यक्ति में क्या अंतर है? नागरिक दोनों एक जैसे ही होते हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। जो नागरिक है ना, नागरिक, संविधान में जो नागरिक का अर्थ है, देखो ये नागरिक शब्द है, ये इंगित करता है केवल भारतीय को। किसको? केवल भारतीय। किसको इंगित करता है? केवल भारतीय को। क्या भारतीय व्यक्ति है? क्या भारतीय व्यक्ति है? भारतीय व्यक्ति तो है वो। क्या विदेशी व्यक्ति है? विदेशी, वो भी व्यक्ति है। क्या विदेशी भारत का नागरिक है? भारत का नागरिक कौन सा है? जो भारतीय वही होगा, विदेशी भारत का नागरिक नहीं है, नहीं है ना। तो देखो जो नागरिक है वहां पर तो केवल भारतीय आएंगे, और जहां व्यक्ति आ गया, जहां व्यक्ति है वहां पर क्या है, वहां भारतीय भी है और प्लस में विदेशी भी है। समझे? दोनों में ये अंतर है। नागरिक केवल भारतीयों की इंगित करता है और विदेशी, भारतीय भी शामिल है इसमें, और व्यक्ति भारतीय भी शामिल है और विदेशी भी शामिल है। अब देखो कुछ अनुच्छेद या कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को मिले हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो दोनों को मिले हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को नहीं मिले हैं। तो देखो वो कौन कौन से हैं। इसकी बात करें अपने केवल नागरिक, तो इसमें है देखो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद है। कितने हैं? 5 अनुच्छेद जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, या नागरिकों को या भारतीयों को मिले, सिर्फ भारतीयों को। हाँ, ये विदेशी व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं। कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे आपको, एक एक करके विस्तार से बताएंगे। 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। बाकी जो बच गए इसके अलावा, बाकी जो बच गए वो इसके अलावा किसके हैं? वो इन दोनों के ही हैं। केवल भारतीय की बात करें तो ये 5 अनुच्छेद है, अगर विदेशी की बात करें तो ये 5 को छोड़कर, हाँ वो 5 को छोड़कर उन पर लागू होते हैं वो सारे। अगर ये 5 अनुच्छेद के लिखे आ जाए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30, और इसमें नागरिक की जगह अगर व्यक्ति लिखा गया, मिल गया, तो क्या उसको सही मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि ये सिर्फ नागरिक के लिए है, व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा, पांचों के अलावा अगर कोई अनुच्छेद है जिसमें नागरिक मिल गया तो भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें नागरिक नहीं व्यक्ति, व्यक्ति आएगा। क्या आएगा उसमें? व्यक्ति। तो ये 5 है, विस्तार से जानेंगे अपने, एक एक करके पढ़ेंगे।
लेकिन अभी अपने को क्या याद रखना है भी, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसके अलावा एक छोटी सी बात और करूं मैं, देखो दो अनुच्छेद ऐसे हैं, एक तो है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 और एक अनुच्छेद 24। इन दोनों को देखो क्या बोलते हैं, जितने भी अनुच्छेद है ना अपने मूल अधिकार को, वो उन पर क्या है, किसी न किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध अवश्य है, किसी न किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध है। लेकिन ये जो दो अनुच्छेद 117 और 124, इन दोनों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। क्या नहीं है? किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अब इन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है तो इनको क्या बोलते हैं? इनको निरपेक्ष अनुच्छेद भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अनुच्छेद भी बोलते हैं, या इसको स्वतः चलायमान भी बोलते हैं, इसको प्रगणित भी बोलते हैं, काउंटेबल। कौन कौन से अनुच्छेद है वो जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है? कौन कौन से हैं? एक तो 17 और एक 24, इन दोनों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और दोनों अनुच्छेद क्या कहलाते हैं? निरपेक्ष अनुच्छेद कहलाते हैं। काउंटेबल बोलते हैं इनको, प्रगणित भी कह सकते हैं, यानी इनको क्या है, किसी के साथ जोड़कर भी पढ़ा जा सकता है। अगर निरपेक्ष अनुच्छेद की बात आगे तो बता दोगे, अनुच्छेद 17 और 24 केवल भारतीयों को प्राप्त कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। ऐसे कौन से मूल अधिकार है जो व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध मिले हैं? हालांकि मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध मिले हैं ना, लेकिन ऐसे कौन से अधिकार, मूल अधिकार है जो व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध मिले हैं? 15 का 2 है ना, 17, 23 और 24 अनुच्छेद। इसके अलावा एक छोटी सी बात और देखो, पढ़ी भी हो गया आपने, मूल अधिकारों की प्रकृति। किसकी? मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? निषेधात्मक है क्या? निषेधात्मक। निषेधात्मक का अर्थ क्या होता है? रोकना, रोक लगाना। क्या इसको नकारात्मक कह सकते हैं? क्या इसको नकारात्मक बोल सकते हैं? क्यों है नकारात्मक, पता है? कोई तो कारण होगा ना भी ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक क्यों नहीं है। जितने भी अपने अनुच्छेद पढ़ेंगे ना, इसमें जितने भी मूल अधिकारों में जो भी बात पढ़ेंगे, कुछ एक को छोड़कर, कुछ एक बातों को छोड़कर सब में ये बात लिखी आएगी। क्या लिखी आएगी? भी राज्य ऐसा नहीं करेगा। क्या बात लिखी मिलेगी अपने को? ये बात लिखी मिलेगी, राज्य ऐसा नहीं करेगा। मूल अधिकार किसको मिले हैं? व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध मिले हैं, तो राज्य ऐसा नहीं करेगा, ये बात अपने बार बार पढ़ने को मिलेगी। ये जो यहाँ पर नहीं शब्द है, ये किसको इंगित करता है? ये नकारात्मकता को इंगित करता है ना। ये रोक ही रहा है ना भी, राज्य ऐसा नहीं करेगा। रोकने को क्या बोलते हैं? निषेध बोलते हैं, निषेधात्मक, रोक लगाना। इसीलिए इसकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक प्रकृति है मूल अधिकारों की। और इसकी अवधारणा कहां से ली गई है? ये बताइए जरा, मूल अधिकार कहां से ली गए हैं? यूएसए के संविधान से, यानी इसकी अवधारणा अमेरिका से ली गई है। तो ये बात है थोड़ी सी, कोई यह बात जो समझ में नहीं आई हो। चलो आगे देखो, ये जो जानकारी थी, इसकी जो सामान्य जानकारी अपने पढ़ रहे थे वो पूरी हो गई है।
अब अपने पढ़ते हैं अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है ना, और भाग 3। तो पहले पढ़ते हैं अपने अनुच्छेद 12, इसमें क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में क्या देखो, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। जैसे अपने पढ़े हैं ना, ये देखो मूल अधिकार किसको मिले हैं, व्यक्ति को, किसके विरुद्ध मिले हैं, राज्य के। ये जो राज्य है वो क्या है, राज्य में क्या क्या शामिल है, इस राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य वो नहीं है जो अपने पढ़ रहे हैं, सदा पढ़ते हैं, वो नहीं। संविधान में राज्य की परिभाषा अलग है। देखो इसमें क्या है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें। और राज्य में किस किस को शामिल किया है, देखो राज्य, राज्य को नहीं बोलेंगे बल्कि किसको बोलेंगे, भारत सरकार। भारत सरकार एक तो जो केंद्र की सरकार होगी, और संसद दूसरी, राज्य की सरकार, राज्य सरकार, और राज्य का विधानमंडल। एक तो भारत सरकार यानी केंद्र की सरकार, और राज्य की सरकार, केंद्र की संसद और राज्य की विधानमंडल। और क्या देखो, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत में स्थित, और वो भी सरकारी नियंत्रण में, स्थानीय व अन्य प्राधिकारी, स्थानीय व अन्य प्राधिकारी, ये सारे के सारे किसमें शामिल है, ये राज्य शब्द में शामिल है। तो राज्य में क्या क्या है देखो, भारत और भारत सरकार यानी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, और केंद्र की संसद और राज्य का विधानमंडल, और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सरकार के नियंत्रण में या सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय व अन्य प्राधिकारी, ये सारे के सारे किसमें शामिल है, राज्य में शामिल है। यहाँ पर भारत सरकार का अर्थ ये नहीं है भी इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है। यहाँ पर इसका अर्थ सिर्फ कार्यपालिका से है। किससे है, कार्यपालिका से। और संसद का अर्थ क्या है, ये सिर्फ व्यवस्थापिका को इंगित करता है। ये राज्य की और ये भी राज्य का विधानमंडल। स्थानीय, स्थानीय क्या होता है देखो, स्थानीय किसको इंगित करता है, स्थानीय का अर्थ क्या है, यहाँ स्थानीय में वे संस्थाएं आती है, क्या आती है, स्थानीय में वे संस्थाएं आती है जो या तो सरकार द्वारा स्थापित है, सरकार द्वारा स्थापित है, या सरकार के नियंत्रण में है, या सरकार के नियंत्रण में, सरकार से सहायता प्राप्त, वे किस में आते हैं, वे स्थानीय में आते हैं। और ये होंगे कहाँ, ये होंगे भारत के राज्य क्षेत्र में। एक तो भारत के राज्य क्षेत्र में होंगे, सरकार द्वारा स्थापित है या सहायता प्राप्त है, तो वे सारे के सारे किस में आ जाते हैं, ये स्थानीय में आते हैं। ये चाहे ग्रामीण है चाहे शहरी है, दोनों ही प्रकार के है, तो वो सारी स्थानीय में आएंगे। प्राधिकारी क्या होता है देखो,
प्राधिकारी। प्राधिकारी बोलते हैं अपने किसी व्यक्ति या किसी संस्था को जो किसी प्रकार का आदेश या अधिसूचना जारी कर सकता है, उसको प्राधिकारी बोलते हैं। प्राधिकारी किसको बोलते हैं? व्यक्ति या संस्था जो आदेश या अधिसूचना जारी कर सकता है, अधिसूचना जारी कर सकता है। अब देखो, ये संस्थाएं जो सरकार द्वारा स्थापित है, सरकारी सहायता प्राप्त है, वो किस में आती है? इसमें आती है राज्य में। और प्राधिकारी किस में आते हैं? राज्य में आते हैं। केंद्र और राज्य की सरकार वो भी राज्य में शामिल है। अब देखो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखो, यानी ये जो जितने भी इसके अंदर नाम लिखे हुए हैं, जितने भी इसमें नाम लिखे हुए हैं, तो ये क्या नहीं कर सकते? जो अपने मूल अधिकार हैं, क्या है? मूल अधिकार, इनका हनन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इनका हनन नहीं कर सकते। जो मूल अधिकार अपने को राज्य ने तो प्रदान किए हैं, और वो मिले किसको है? राज्य के विरुद्ध मिले व्यक्तियों को। तो जो राज्य में शामिल है, जो राज्य एक शब्द की परिभाषा में शामिल है, वो मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। अगर इसमें से कोई मूल अधिकारों का हनन कर रहा है अपने, तो अपने कोर्ट में जा सकते हैं ना? हाँ, जा सकते हैं, क्योंकि राज्य में ये शामिल है। तो अगर इनमें से कोई कर रहा तो है, इनमें से कोई कर रहा तो समझ गए ना? अब एक बात और देखो इसमें, अब एक बात और देखो, यहां पर देखो नाम आया है, कौन सा? संस्थाएं, है ना? तो इसमें देखो निजी संस्थाएं हैं वो शामिल नहीं है। कौन सी नहीं है? जो निजी संस्थाएं हैं, जो निजी संस्थाएं हैं वो शामिल नहीं है। संस्थाएं कौन सी शामिल है? जो स्थानीय है, सरकार द्वारा स्थापित है और सरकार से सहायता प्राप्त है या सरकार के नियंत्रण में है, वो है। लेकिन निजी संस्थाएं इसमें शामिल नहीं है। निजी संस्थाएं मूल अधिकारों का हनन कर सकती है क्या? कर सकती है, क्योंकि ये राज्य में शामिल नहीं है। और देखो, और कौन सा? न्यायालय, न्यायालय भी इसमें शामिल नहीं है। अनुसंधान, ये इसमें शामिल नहीं है। एक तो निजी संस्थाएं शामिल नहीं है, और न्यायालय इसमें शामिल नहीं है, और रिसर्च सेंटर, अनुसंधान, वो भी इसमें शामिल नहीं है। यानी इससे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं वो राज्य की परिभाषा में या राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं आती है। ये क्या कर सकते हैं? ये हनन कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? हनन कर सकते हैं। अगर ये हनन कर रहे हैं तो अपने न्यायालय में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं अपने। निजी संस्थाएं, है ना? जैसे आप देखो, जैसे मान के चलो, जैसे आप किसी स्कूल में हो, निजी स्कूल में हो, आपको अधिकार है ना बोलने का, या नहीं है? आपको बोलने का अधिकार तो है ना? जैसे आप कोचिंग सेंटर में हो, जैसे यहाँ बैठे हो, आपको बोलने का अधिकार है ना? आपको बोल दिया जाए भी अगर अब से कोई बोलेगा तो उसको क्या करेंगे? उसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो क्या आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है? हो रहा ना? आपका अधिकार है ना बोलने का। लेकिन यहाँ पर क्या आपको चुप करा के बिठाया जा रहा है, बोलने से मना कर रहे हैं। तो आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ क्या? हुआ। क्या आप कोर्ट में जाओगे? नहीं जा सकते ना,
क्योंकि ये क्या है, निजी संस्था है। ये क्या है, निजी संस्था है। ये राज्य में शामिल नहीं है, ये राज्य में शामिल नहीं है। हाँ, चुप करा सकते हैं आपको, समझ गए ना। दूसरा, न्यायालय। ये भी अधिकारों का क्या कर सकता है, हनन कर सकता है। अनुसंधान, इसरो, नाम सुना नहीं इसरो का, इसरो जानते हो इसरो, तो क्या ये मूल अधिकारों का हनन कर सकती है, ये कर सकती है। एनसीईआरटी है ना, शिक्षा से संबंधित, क्या ये राज्य में शामिल है, राज्य में नहीं है ना, क्योंकि ये किस में है, रिसर्च है, ये अनुसंधान में है, ये राज्य की परिभाषा में नहीं आती। तो राज्य की परिभाषा में कौन कौन आते हैं, केंद्र और राज्य की सरकार, केंद्र की संसद, राज्य का विधानमंडल, या और इसके साथ में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित स्थानीय, स्थानीय यानी ऐसी संस्थाएं होती है जो सरकार के नियंत्रण में होती है, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होती है, वो संस्थाएं और अन्य प्राधिकारी इसमें शामिल है। और ये किस में आते हैं, राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। लिखवाऊं, परिभाषा लिखवाऊं इसकी, लिखो फिर। लिखो अनुच्छेद 12, क्या लिखा हुआ अनुच्छेद 12 में, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। पहली बात क्या है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द की परिभाषा में राज्य शब्द की परिभाषा में भारत सरकार व संसद, ये केंद्र से संबंधित है दोनों। राज्य सरकार, यहां राज्य का अर्थ ये राज्य नहीं है, ये राज्य अलग है। ये राज्य कौन सा है, हाँ जैसे राजस्थान है, राज्य की सरकार। वह विधानमंडल, इतनी बात तो आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। राज्य सरकार व विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सरकार द्वारा स्थापित और सहायता प्राप्त संस्थाएं तथा प्राधिकारी राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है। राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है। कौन कौन से, एक तो भारत सरकार और संसद, ये दोनों केंद्र से हैं। राज्य की सरकार और उसका विधानमंडल, और संस्थाएं कौन सी, जो सरकार द्वारा स्थापित है, उसके नियंत्रण में है, उससे सहायता प्राप्त है, वो संस्थाएं। और प्राधिकारी, ये किस में आते हैं, ये राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। कौन से नहीं आते, न्यायालय, निजी संस्थाएं व अनुसंधान, रिसर्च बोलते हैं, से संबंधित संस्थाएं
राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है ना। न्यायालय नहीं है, निजी संस्थाएं नहीं है, अनुसंधान नहीं है। जो शामिल है, ये बात समझो, जो शामिल है वो क्या नहीं कर सकते, हनन नहीं कर सकते। और जो शामिल नहीं, वो क्या कर सकते हैं, हनन कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 12, लिख लो इसको। राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 12 में, उतारो।